उपसैनीय अध्याय मतलब क्या है कि मतलब व्रणित जिसको व्रण हो रखा है उसको क्या क्या से इसमें वैसे क्या है बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या करना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसके बारे में डिटेल में आया है। जैसे आप सुनते हैं ना कि हाँ यार घाव बन जाता है उसमें दूध नहीं देना चाहिए, घी नहीं ये नहीं देना चाहिए, वो नहीं देना चाहिए, वैसे सारी चीजें उपसेम इस तरह से इस चैप्टर में आया हुआ है व्रणित उपसैनीय अध्याय में। ठीक है, तो ये 19वां चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है ये। ठीक है, मैं बस एक बार हिंदी पढ़ूंगा, जो बोलूंगा अंडरलाइन वो कर लीजिएगा। तो जो व्रणी है तो सबसे पहले व्रणी पुरुष के लिए सर्वप्रथम मकान का प्रबंध करना चाहिए। ये अंडरलाइन कर लीजिए कि सबसे पहले क्या व्यवस्था करना है उसके लिए, कोई व्यक्ति है तो उसको भैया घर व्यवस्था करो, तथा वो मकान श्रेष्ठ भूमि में बनाना चाहिए, नॉर्मल सी बात है। प्रशस्त भूमि में बनाए हुए मकान में जो कि पवित्र है और सीधी आने वाली धूप से वर्जित हो, आपको पता है कि सामने से धूप नहीं लगनी चाहिए, वायु नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी लाइन स्किप कर दीजिए। फिर ऐसे मकान में पीड़ा रहित ऊंची लंबी चौड़ी तथा शूद्र वस्त्र आच्छादित मन को प्रिय लगने वाली पूर्व में सिराने वाली तथा सिराने के नीचे चाकू वाकू रखना होता है। ये आपको नॉर्मल सा पता है कि हाँ भैया कोई जानवर आ गया तो उसको हटाने के लिए चाकू को रखा जाता है, उसको भी जाने दीजिए। अच्छे आस्तीन वाली सैया पर व्रणी शयन कर सुखपूर्वक शरीर की चेष्टाएं कर सकता है। पूर्व दिशा में देवता निवास करते हैं, इसलिए उनकी पूजा के लिए पूर्व दिशा में रुई का, तो रुई का सिर किसमें रखना, पूर्व दिशा में रुई का सिर रखना होता है। ठीक है, तो ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, पूर्व दिशा में रुई का सिर रखना है। उक्त प्रकार से शुभ लक्षणों वाले गृह में या सैया पर होगे अपने अनुकूल तथा तथा प्रिय बोलने वाले मित्रों के साथ बातचीत करता हुआ स्वेच्छा अनुकूल यथा समय तक बैठे या शयन करे, जाने दीजिए। अनुकूल तथा प्रिय बोलने ये सब जाने दीजिए। आगे ये सब मैं अब बोलूंगा नहीं, ये सब जान दीजिए, ऐसा कोई मतलब नहीं है, मैंने देख लिया चैप्टर। व्रणीय मनुष्य में दिन में निद्रा नहीं लेवे, लास्ट में आएगा क्या क्या नहीं करना चाहिए। उठने बैठने करवट बदलने घूमने जोर से बोलने आदि आम चेष्टाओं से सावधान रहकर व्रणी की रक्षा करनी चाहिए। सब स्किप करते जाइए। अधिक बैठने बैठने अधिक उठने बैठने खड़े रहने तथा शयन करने से वायु कुपुत हो जाती है, जिससे अंगों में अनेक प्रकार की पेन पेन होता है, वो भी जाने दीजिए। ये भी जाने दीजिए, ये सब जाने दीजिए। फिर क्या कह रहा है, नूतन जो नया धान होता है, उड़द होता है, तिल होता है, मटर होता है, जैसे आप मान लीजिए आप एक ओपीडी चलाते हैं, आपसे बहुत सारी चीजें बोलते हैं ना कि सर मुझे जख्म हो गया तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो इसमें है व्रणी को रजित करते हुए मतलब ये चीज जैसे उड़द होता है, अम्ल होता है, और क्या होता है हरित वर्ग के साग होते हैं, मांस मछली होता है, वो सब मना करते हैं, वो चीज लिखा हुआ देखिए इसमें है ना। आपने सुना होगा कि दूध नहीं देना चाहिए, दही नहीं देना चाहिए, व्रण के टाइम पे देखिए आगे ना, आदि को व्रणत वर्णित यहीं पे आया है। तो ये सब आप मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे नहीं पूछेगा कि दूध को देना है कि दही को नहीं, तो जाने दे सकते हैं। नवधानी से शुरू कर तक पर्यंत जो वर्ग कहा गया वो दो जन तरफ कोई वर्धक है, मतलब क्या होता है ये सब जो भी कहा गया ये क्या करता है, पस कलेक्शन को बढ़ाते हैं, इसलिए मना किया गया। ये हम लोग आम भाषा में अपने घर में सुनते भी आते हैं कि अगर मतलब मान लीजिए किसी को व्रण हो रखा है, बच्चों में जैसे घाव वाव होता है भी आम के सीजन में, तो दूध पिलाने से क्या होता है घाव पकने लगता है, तो ये कि कोई वर्धक होता है। मद्यपान करने वाला या जो मद्यपी मनी पुरुष मरैया अरिष्ट आसव को भी मतलब इसको भी जो फर्मेंटेशन से जो चीजें बनती है, इसमें हम रन में हम ऐसे भी कोशिश करते हैं कि आसव अरिष्ट वाले फॉर्मुलेशन नहीं देते हैं, इसको भी जाने दीजिए। तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर बाकी है कि जैसे मक्षिका है, मच्छर, इन सब से बच के रहना चाहिए, उपवास नहीं करना चाहिए, विषम शयन ये सब नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं पूछा जाएगा इसमें से। उस प्रकार के ये सब भी जाने दीजिए। अभी हम लोग किसमें 22वें श्लोक पे आ रहे हैं। सर्वदा नख और बाल छोटे रखने वाला पवित्र श्वेत वस्त्र पहने हुए, अब कौन है इसके लिए बताइए, किसका व्रण जल्दी ठीक हो जाएगा, उसके बारे में है, उसको भी जाने दीजिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सबको जाने दीजिए था, स्किप कर जाइए, इस चैप्टर ही पूरा स्किप कर सकते हैं आप। ठीक है, उपाध्याय तथा वैद प्रातः तथा सायं दोनों संध्या समय में ऋगु यज और अर्थात चार वेदों में केवल तथा नहीं, मतलब ये सब कह रहा है कि प्रोसीजर करवाते रहो, वैद को बैठा लो और मंत्र पढ़वाते रहो। सरसों, नीम के पत्ते, घी, नमक इनके द्वारा दिन में 2 बार 10 दिन तक लगातार सावधानी पूर्वक धुनी देनी चाहिए। तो ये भी आप जा सकते हैं, छोड़ सकते हैं। छत्र ये सब जाने दीजिए, ये सब बहुत सारी चीजों का नाम है कि जहाँ पे आप धारण करने के लिए बोला गया है, जैसे सतवीर्या, सहस्त्रवीर्या, ब्रह्मचारिणी, लक्ष्मी, जो बोला गया है कि मरीज को धारण करवा दीजिए। गाय घोड़े आदि की पूंछ से बनी चर्बी से वन पर पंखा करनी चाहिए, वन को दबाना दुखाना खुजलाना नहीं चाहिए। उस प्रकार से रहने वाले मनुष्य को निशाचर प्रथम ही त्याग देते हैं, मतलब वही भूत जो निशाचर क्या है, जो बैक्टीरिया होते हैं निशाचर। ये बताइए कि सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं हो, तो इसके पहले ये पूरा चैप्टर में डिटेल बताया गया। पुराने साठी चावल का भात जो घृत से स्निग्ध हो एवं उष्ण तथा द्रव और अल्प मात्रा में लेकर जंगली पुरुष पक्षियों के मांस के साथ सेवन करने से शरीर नष्ट हो जाता है, जाने दीजिए, ये सब पूरा जानना दीजिए। एक बस इसमें इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट वाला जो श्लोक है, आप सीधे लास्ट श्लोक में आइए, 36वें श्लोक पे आइएगा।
कि क्या कह रहा है कि किसी भी मतलब अब क्या कह रहा है, व्रणी के पुरुष को ना किसी प्रकार श्रम नहीं करना। श्रम का मतलब शारीरिक मेहनत नहीं करना। श्रम करने से अब बस देखिएगा कि एक पॉइंट आएगा और एक मतलब उसमें प्रॉब्लम आएगी और वो बढ़ता जाएगा। जैसे श्रम वाले को अगर किसी जिसको व्रण हो रखा है वो श्रम करेगा तो व्रण में सूजन हो जाएगी। देखिए, श्रम करने से व्रण में सूजन हो जाता है। फिर क्या कर रहा है, जो व्रणित है वो जागरण करेगा तो सूजन और लालिमा हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, जागरण के क्या करे, दिन में सोएगा मतलब कि दिवा स्वप्न करेगा तो उसको सूजन लालिमा और वेदनाएं होंगी। और स्त्री संभोग करने से सूजन भी हो जाएगा, लालिमा भी होगी, वेदना भी होगी और मृत्यु भी होगी। तो सीक्वेंस में देखिए ना कि सबसे पहले क्या हो रहा है, पहले श्रम कर रहा है तो उसको सिर्फ सूजन हो रहा है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, जागरण, रात में जागरण कर रहा है तो उसको सूजन और लालिमा हो रही है। फिर क्या कर रहा है, जागते हुए फिर क्या कर रहा है ना कि दिन में भैया वो सो जा रहा है, जागेगा तो सोएगा, तो दिन में सो जाएगा तो उसको सूजन भी हो जाएगी, लालिमा भी हो जाएगी और वेदना भी हो जाएगी। और उसके बाद फिर क्या करेगा, स्त्री संभोग करेगा तो एक कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ गया, मृत्यु आ गई। तो एक मतलब एक्टिविटी कर रहा है उसकी वजह से एक एक गुण बढ़ते जा रहे हैं देखा जाए तो बस ये वाला अंडरलाइन कर लीजिएगा कि अगर श्रम करेगा तो क्या होगा, जागरण करेगा तो क्या होगा, दिन में शयन करेगा तो क्या होगा, और स्त्री संभोग करेगा तो क्या होगा। तो इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंस था बस यही आप इस चैप्टर में अंडरलाइन कर लीजिए, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। एक वही था कि हाँ पूर्व दिशा में सर रखना है और बाकी सबसे पहले मकान बनाना चाहिए। इस चैप्टर में फिर लास्ट में क्या, उस प्रकार के आहार विहार तथा सेवन करने से वृणी सुख को प्राप्त करता है तथा वह दीर्घायु का लाभ करता है, ऐसे धनवंतरी भगवान का वचन है। तो मैं कह रहा हूँ कि चैप्टर आप स्किप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस ये वाला पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर देख रहे हैं, 20वां चैप्टर। आप लोग नेक्स्ट चैप्टर खोल लीजिएगा। 19वां चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये वाला बस जो लाइन में अंडरलाइन किया है इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। 20वें चैप्टर का नाम है हित अहित अध्याय। हित अहित अध्याय जैसे हमने चरक में भी दिखा था कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सब वहां भी आया था। वैसा ही सुश्रुत में भी आया है। तो इसमें भी इतना इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, यहाँ से भी बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से देखेंगे। अब यहाँ से हित अहित अध्याय, हित का मतलब जो हमारे हित के लिए और अहित का मतलब जो हमारे लिए है, सही नहीं है, तो उसी के बारे में व्याख्यान किया जाएगा। फिर क्या है, जो औषध या पदार्थ या आहार विहार वायु के लिए पथ्यकारी है वो पित्त के लिए अपथ्यकारी होता है। इस विचार की दृष्टि या कार्य से कोई भी द्रव्य सब समय और सब अवस्था में पूर्ण रूप से या निश्चय रूप से हितकारी हितकारी नहीं हो सकता, ऐसा कुछ आचार्य कहते हैं। ये इनका विचार ठीक नहीं है क्योंकि ये सब कहानी है, सबको जाने दीजिए। संयोग से निरंतर मतलब वही कह रहा है कि कुछ संयोग से निरंतर हितकारी भी अहितकारी हो जाते हैं और अहितकारी भी हितकारी हो जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है। क्या कर रहा है, उनमें से जल, घृत, दूध और चावल का भात ये मनुष्य जाति के हित से, जैसे आपने देखा था चरक में कि ये चीजें हितकारी है और ये चीजें अहितकारी। आपने चरक में भी देखा है ना, सूत्र में देखा होगा आपने, देखा है, याद है। हाँ जी जी यस सर, जी सर। सर। ठीक है, तो वहां वैसा ही इसमें कुछ है। तो जैसे आपको पता है कि जल जो होता है वहां पे आंतरिक जल आया, जल है, कृत है, दूध है और चावल है का भात, ये सब क्या मनुष्य जाति के लिए हित हित की दृष्टि से जन्म से हितकारी है। तो आपको पता है कि जल, घी हो गया, दूध हो गया, ये और भात क्या हो गया, ये हितकारी होता है। दहन, पाचन और मारन आदि कार्यों में अग्नि, क्षार और विष क्या है, अग्नि, क्षार और विष क्रमशः प्रयुक्त द्रव्य एकांत रूप से अहितकर होते हैं। तो आपको पता है ये सब जो प्रोसीजर है, अग्नि है, क्षार है, ये थोड़ा पेनफुल है तो ये अहितकर हो गया। संयोग के कारण अच्छे द्रव्य विषतुल्य हो जाते हैं और जाने से एकांत भी अहितकर हो जाता है। वही कह रहे हैं एक ही समय में हित तथा अहित करने वाले द्रव्य, जैसे दो जो द्रव्य वायु के लिए पथकारी होता है वही द्रव्य उसी के लिए पित्त के लिए मतलब अपत्यकारी होता है। तो इस सबको जाने दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें जो चैप्टर इंपॉर्टेंट, इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उस चरक में आ चुका है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। इसलिए सब प्राणियों के आहार के लिए अब क्या करें, बहुत सारे ये आहार दिए गए जो जो पथ्यकारी, जैसे हो गया लाल चावल, सस्तिक चावल, तंगु, मुकुंदक, पीतक, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे बॉडी के लिए सामान्यतः अधिक पथ्यकारक है। चरक में तो कम आए, इसमें बहुत सारी चीजें आए हैं। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप चरक वाला याद रखिएगा। फिर ब्रह्मचार्य, वायु रहित स्थान में शयन, गर्म पानी में स्नान, रात्रि में शयन और व्यायाम, ये पूर्ण रूप से अधिक पथ्यकारी है। वही पथ्यकारी अहितकारी सब एक ही चीज है जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा है। बाकी कुछ द्रव्य एकांत हितकारी होते हैं जैसे पानी, कुछ द्रव्य एकांत अहितकर होते हैं जैसे अग्नि, इन्हें पहले कहे हुए हैं। हित और अहितकर के द्रव्य में तो वो है जो जो द्रव्य अधिक के लिए पथकर के लिए ऐसी वही चीज है, बार बार ये रिपीट हो रहा है ये चीज है, ठीक है। सर इस चैप्टर में सिर्फ दिशा इम्पोर्टेंट है ना? हाँ, इसमें दिशा इंपॉर्टेंट है और मतलब जैसे हमने विरुद्ध आहार पढ़ा है ना, विरुद्ध आहार चरक में पढ़ा होगा आप लोगों ने, 28 प्रकार के होते हैं विरुद्ध आहार, ठीक है। हाँ इसमें भी
अच्छा, सुश्रुत ने भी थोड़ा-सा विरुद्ध आहार के बारे में वर्णन किया, इसी चैप्टर में विरुद्ध वर्णन किया है। ये कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अन्य पदार्थों के साथ संयोग करने में विषतुल्य हो जाते हैं। जब तो ये संयोग विरुद्ध के बारे में बताया यहाँ पे थोड़ा-सा। मैं आपको बताऊँगा क्या-क्या विरुद्ध बोला इन्होंने। ये सब जाने दीजिए, ये जाने दीजिए। आप कह रहे हैं देखिए जैसे वहां पे आया है कि वीर विरुद्ध है। बहुत सारे है ना उसमें कितने टाइप के हैं? 18 टाइप के, 18 टाइप 18 है सर। 18 टाइप के 18 है ना है। विरुद्ध आहार। तो वहां पे 18 टाइप के हैं, यहाँ पे 3 ही टाइप के हैं। एक संयोग विरुद्ध है, एक कर्म विरुद्ध है और एक मान विरुद्ध है। तो सबसे पहले क्या आया? संयोग विरुद्ध के बारे में आया कि दो चीजों का संयोग करने पे क्या क्या विरुद्ध हो सकता है। तो आप यहाँ पे संयोग विरुद्ध लिख सकते हैं। इन्होंने नंबर वैसे मेंशन नहीं किया, लेकिन हमें दिखता ही है कि दो चीजों का संयोग करने पे जो जो चीजें विरुद्ध हो जाती है या फिर अहितकर हो जाती है उसके बारे में है। तो उसके बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि नवीन अंकुरित धान्य तथा वसा, शहद, दूध, गुड़ और उड़द के साथ ग्राम अणु पर जलीय प्राणियों का मांस नहीं खाना चाहिए। मतलब ये क्या हो गया, इन दोनों को सबको संयोग करके नहीं खाना चाहिए। दूध और मधु के साथ रोहिणी शाक को नहीं खाना चाहिए। बलाका के मांस को मत, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए, तो इतना हम याद नहीं कर पाएंगे, इतना हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो इसको हम स्किप कर देंगे। बस हम याद करेंगे कि एक पहला नंबर यहाँ संयोग विरुद्ध दे सकते हैं, ऐसे 4 है अगर आप देखिएगा। लेकिन हम नंबर में आपको दिखा रहा हूँ कैसे ये संयोग विरुद्ध है कि इन इन चीजों का आप एक बार हिंदी देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, हिंदी एक बार देख लीजिएगा। वैसे क्वेश्चन आया नहीं है, बहुत रेयर है कि एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आ जाए, जो बहुत कम चांसेस, तो इतना कोई घुस के नहीं पूछेगा। हिंदी आप एक बार देख लीजिएगा। संयोग विरुद्ध है। फिर दूसरा क्या है? कर्म विरुद्ध। जैसे वहां भी कर्म विरुद्ध है, यहाँ पे कर्म विरुद्ध है। कर्म मतलब सर आपको एक जैसे एग्जाम्पल ना चरक के आते हैं संयोग विरुद्ध के, मतलब बिल जैसे वो एग्जाम्पल ग्राम में अनुप ये सब वाला हाँ हाँ शुष्रु से पूछा गया है अभी तक में। हाँ। शुशु से एक बार आया है शायद, एक बार मैंने कहीं पेपर में देखा था, एक या दो बार देखा है पुराने पेपर में। और ओके। वो वैसे ही लिखा हुआ था कि कपोत के मांस के साथ अगर आप इसके, तो क्या आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसमें अगर सुश्रुत करके आ रहा है तो सुश्रुत में या तो संयोग है, या तो कर्म है, या तो मान है। तो जहां पे संयोग का मतलब ये होगा कि इनके साथ इसको मिला के खाया जा रहा है। कर्म का मतलब हो गया कि कोई आप प्रोसेस करें, कि मतलब किसी को गर्म कर रहे हैं, किसी को ठंडा कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस हो गया। मान का मतलब क्या होगा कि आप कुछ किसी को ज्यादा किसी को कम कर रहे हैं, तो वो आपको क्वेश्चन से हिंट मिल जाता है। रेयर है कि आएगा, इतना नहीं। आप हमारे इस पेपर में नहीं आएंगे, इतना नहीं। यूपीपीएससी वाले इतने नहीं घुसेंगे। जैसे देखिए अभी हम देख रहे हैं कर्म विरुद्ध, तो अब क्या कह रहा है? सरसों के तेल में भूना। तो भूनना क्या है? कर्म है ना। तो अभी आपको भूनने ही से समझ में आ जाएगा कि यार भुना हुआ है तो मतलब कर्म किया होगा, तो ये कर्म विरुद्ध हो गया। कपिंजल, मोर, लावा, तीतर और गोदा, इनको एरंड की लकड़ियों की अग्नि में पकाना। तो पकाना क्या है? ये भी एक प्रोसीजर है, तो ये भी कर्म विरुद्ध हो जाएगा। कांच के बर्तन में 10 रात तक रखा हुआ घी नहीं खाना चाहिए। ये अंडरलाइन कर लीजिए, ये लगता है कि क्या आ गया। कांच के बर्तन में 10 रात, मतलब आपको पता है कि कांच के बर्तन में घी को नहीं रखना चाहिए। तो ये हमारा कर्म विरुद्ध है। तो ये आप देखिएगा तो नहीं, आप मत, मैं मना करूंगा, आपको पढ़ना तो पढ़ लीजिए, पर मैं मना करूंगा एक क्वेश्चन के लिए आप इतना नहीं याद कीजिए, ठीक है। फिर तीसरा क्या है? हमने पहला देखा संयोग, दूसरा देखा हमने कर्म विरुद्ध, और तीसरा हम देखेंगे मान विरुद्ध। देखिए मान विरुद्ध है ना, तीसरा मान विरुद्ध है। मान विरुद्ध के कुछ एग्जांपल, जैसे शहद और पानी तथा शहद और घी बराबर प्रमाण। देखिए प्रमाण आ गया ना, तो अमाउंट के बारे में आ गया, तो नहीं लेना चाहिए। दो प्रकार तो के दो स्नेहों को मिला के सेवन नहीं करे। तो ये सब मान के रूप में आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि जैसे कि अमाउंट के बारे में यहाँ वर्णन आ रहा है, तो ये मान विरुद्ध हो गया। फिर इसी तरह चौथा क्या है ना, चौथा रस वीर विपाक विरुद्ध है। तो ये है, यहाँ से कुछ नहीं है। ये बता रहा मधुर इसके खिलाफ है, अम्ल उसके खिलाफ है, ये भी आप इसको जाने दीजिए, ये आपको कंफ्यूज कर देगा। इस चैप्टर में जो है वही है कि चार जो दिशाओं के वर्णन है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बस। फिर इसको हम स्किप करेंगे, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इतना घुस के कोई कोई पूछेगा, जो चीजें एप्लीकेबल है वो चीजें पूछी जाती है। जो चीजें हो ही नहीं पा रहा है, चरक ने उसका बहुत अच्छे से वर्णन किया, तो वो ये सुश्रुत से नहीं घुसेंगे। सुश्रुत को जो पूछे जाते हैं मेनली ना, ये शल्य शल्य वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे ऋतुचर्या का क्वेश्चन आता है ना, तो ज्यादा जो चांसेस आपको वो चरक से आएगा, सुश्रुत से नहीं आएगा। सुश्रुत से वही मैं कह रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट जो शल्य वाली चीज है वो आता है। जैसे अब ये है ऋतु, अब इसमें ऋतु कह रहा है, इसमें क्या है कि वायु के बारे में वर्णन है कि पूर्व दिशा वाली वायु, पश्चिम दिशा वाली। तो ये हमारे पीएससी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ एआईपीजीटी वाले थोड़ा क्वेश्चन हार्ड बनाने के लिए पूछ सकते हैं। लेकिन हमारे पीएससी में नहीं पूछते, पीएससी में अपना सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं। शल्य से क्वेश्चन, साले से क्वेश्चन, ऐसे पूछते हैं। तो शल्य से क्वेश्चन में जो सुश्रुत का जो इंपॉर्टेंट शल्य वाला पार्ट है उसको डालते हैं। ठीक है, फिर भी हम देखते हैं
अब इसमें जैसे 4 प्रकार के वायु होते हैं कि मतलब कभी कहते हैं ना पूर्व पूर्व की हवा चल रही है, पश्चिम की हवा चल रही है, तो वैसा ही यहाँ पे है। आपने गाँव में भी सुना होगा, आपकी मतलब दादी वगैरह कहती है कि अरे पूर्व की हवा चल रही है इसलिए चेहरा सूख रहा है या ये हो रहा है, तो वो यहाँ पे आया हुआ है, देखिए आप। अब इसके अंदर वायु के गुणों को कहते हैं। सबसे पहले क्या है, पूर्व दिशा की वायु। तो पूर्व दिशा की वायु कैसी होती है? जो पूर्व दिशा की वायु होती है, समधुर मधुर होती है, स्निग्ध होती है, लवणस्य मारुत। मतलब वायु कैसी हो रही है? मधुर है, स्निग्ध है, लवण है, गुरु है, दाहजनक तथा रक्त पित्त वर्धक है। ये श्लोक में आया, तो आप इसमें अंडरलाइन कर लीजिएगा। पूर्व वाली कैसी है? मधुर है और रक्त पित्त वर्धक है। रक्त पित्त वर्धक है तो इसका मतलब दाहजनक होगी, तो मधुर स्निग्ध कर लीजिए। छत से युक्त, जिसको चोट लगा हुआ है, व्रण हुआ है, विष से व्याप्त, व्रण से पीड़ित तथा श्लेष्म प्रकृति के मनुष्यों के लिए विशेषकर सदा रोग वर्धक है। अब आप खुद ही सोच लीजिए, क्योंकि ये मधुर है और स्निग्ध है, तो जो कफ का गुण क्या होता है? मधुर और स्निग्ध होता है, तो उसके गुण को क्या होगा? बढ़ाएगा, तो श्लेष्म वालों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि श्लेष्म प्रकृति वालों के लिए पूर्व दिशा की वायु ठीक नहीं होती है, कि आपको पता ही है रक्त पित्त वर्धक भी है, मतलब ये कफ को भी, कफ के लिए बेकार है और पित्त के लिए बेकार है और दाहजनक भी है। तो इसलिए जैसे विष हो गया, विष में दाह होता है, व्रण में भी दाह होता है, तो उसके लिए अच्छा नहीं है। वायु की प्रकृति वाले तथा थके हुए और जिनके कफ सूख गया हो, क्योंकि आपको पता है कि कफ कम होगा तो उसमें मधुर चीजें चाहिए, स्निग्ध चीजें चाहिए, तो उसके लिए प्रशस्त है। तो ये किसके लिए, आप इसको थोड़ा सा याद कर सकते हैं कि कफ पित्त काट दीजिए इसमें, मतलब कफ पित्त वालों के लिए अच्छा नहीं है और वात वालों के लिए अच्छा है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, क्योंकि देखिए वात की प्रकृति वाले कैसे होंगे? थके हुए, पतले होंगे। कफ जिसका सूख गया, मतलब कफ सूख गया मतलब कौन आ गया? जिसमें वात ज्यादा बड़ा हो, उनके लिए वायु प्रशस्त मानी गई है। किंतु इन्हीं पुरुषों के यदि व्रण हो तो उसमें क्लेद की बढ़ाती है। मतलब ये है कि व्रण में भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता चल गया कि व्रण वाले में नहीं करना है। तो आप इसमें थोड़ा सा, अगर आपको याद नहीं करना तो आप बस याद कर लीजिए कि हाँ, कफ पित्त वालों के लिए अच्छा नहीं है और वात के लिए अच्छा है। तो कफ पित्त में, कफ जैसे कफ पित्त के लिए अच्छा नहीं है, तो कफ के लिए क्या? मधुर स्निग्धता को बढ़ाएगा। पित्त के लिए दाहजनक है, रक्त पित्त वर्धक है, तो उसमें अच्छा नहीं होगा। वात वालों के लिए अच्छा है, क्योंकि वात वालों के लिए अच्छा है क्योंकि वो थका हुआ है, कफ सूख गया, तो उसके लिए अच्छा है। तो ये पूर्व वायु के बारे में आ गया। इतना हम याद ना करके हम ये ध्यान रखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। फिर क्या है? पूरब के बाद दूसरा दिशा है दक्षिण दिशा के बारे में। मान लीजिए दक्षिण दिशा की वायु चल रही है, तो दक्षिण में कौन से लोग रहते हैं? साउथ लोग, साउथ साउथ इंडियन मान, आप सोचिए कि कोई साउथ इंडियन के बारे में हो रहा है। तो मधुर, मधुर सॉरी, विदाह नहीं करने वाली, कुछ कसैली, लघु, नेत्रों के लिए हितकारी। तो आप इसमें दक्षिण वाले में क्या अंडरलाइन कीजिएगा? श्रेष्ठ चक्षुष्य और बलवर्धन, मतलब नेत्रों के लिए हितकारी है और बलवर्धक है। रक्त पित्त प्रशमन, ना च वात प्रकोपन, ना रक्त पित्त को भी मतलब हटाते हैं और वात का प्रकोप नहीं करते हैं। तो आप दक्षिण वाला में ये 3-4 लाइन इंपॉर्टेंट, ये चक्षुष वाला रख लीजिएगा कि आंख के लिए बेस्ट कौन सा वायु है? तो हमारा दक्षिण वाला है, जो बल भी देता है और रक्तपित्त रोग की शामक भी है और वात रोग को बढ़ाता भी नहीं है। तो ये हमारा दक्षिण दिशा का वायु हो गया। फिर तीसरा क्या? पश्चिम दिशा का वायु वायु तो पश्चिम दिशा का वायु हमको पता है कि सूखा हो जैसा होता है, कहते हैं ना पश्चिम दिशा का हवा चलो तो चेहरा सूख रहा है, कठोर हो रहा है, तो वही सब देखिएगा। विशद है, रुक्ष है, परुष है, खर है, खर और स्नेह दोनों आ गया, और बल का नाशक है, तीक्ष्ण और कफ और मेध उद्युक्त। तो इसमें आपको अंडरलाइन क्या करना? पश्चिम वाले में कफ और मेध धातु का शोषक है, तुरंत ही प्राण का नाशक है। तो आप इसमें प्राण छय, सघ प्राण छय कर अंडरलाइन कर लीजिएगा। और इसमें कफ मेद और विशोषण याद कर लीजिएगा कि हमारे कफ और मेद को, क्योंकि सुखा रहा है ना, तो सब कुछ सुखाएगा, तो कफ मेद को सुखा रहा है और सुखाते सुखाते हमारे प्राण को ही सुखा देगा, ऐसे याद कीजिएगा। तो इसमें अंडरलाइन आप लिख सकते हैं इसके बगल में, पश्चिम दिशा का सुखाने से है। मतलब कैसे कहते हैं ना, पछिया पश्चिम दिशा, गांव में सुनते पछिया चल रहा है, पछिया चलने का मतलब ये हो गया कि पूरा ड्राइनेस आ गई है। तो ड्राइनेस आएगी तो क्या होगा? कफ और मेद को सुखाएगा और प्राण को क्षय करेगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो आप सब कुछ मत ध्यान रखिए, बस थोड़ा पॉइंटर के रूप में याद कीजिए कि हाँ, दक्षिण वाला का, जो दक्षिण में व्यक्ति रहता है वो साउथ इंडियन, उसकी आंख बहुत अच्छे होते हैं, उनकी आंखों में चश्मे नहीं लगते हैं, बलवान होते हैं, रक्तपित्त उनको नहीं होता है, ऐसे स्टोरी के रूप में याद कर सकते हैं। पश्चिम दिशा में सूखा रहता है तो सब चीज को सुखा रहा है। फिर बाकी जो लास्ट जितनी सारी चीज आएंगे उत्तर दिशा में आएंगे। तो उत्तर के लिए क्या बोला गया? उत्तर दिशा की हवा स्निग्ध होती है, मुलायम होती है, मधुर होती है। मधुर देखिए, पूर्व वाला भी था, कषाय अनुरस की होती है, शीत तथा दोषों को प्रभावित नहीं करने वाली होती है, तथा
रक्त रस धातु चिन्ह इसमें आपको अंडरलाइन क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ श्लोक में ही कि छीन छीन छह विषादन विशेषण तो मतलब जो छत छीन वाले व्यक्ति है और विष वालों के लिए उत्तर दिशा की वायु श्रेष्ठ होती है। बाकी आपको इतना अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उत्तर दिशा की वायु जो छण छीन छीन मतलब छत छीन वाले लोग ही हैं, जैसे कह रहे हैं ना कि जो धातु क्षीण है, कमजोर है, अच्छा है और विष से पीड़ित है, उनके लिए विशेषकर लाभकारी है। ये उत्तर दिशा के लिए है। चार दिशाओं वालों में फिर से रिवाइज कर देता हूँ। पहला पूर्व के लिए है, तो पूर्व में आप सोचिएगा कफ पित्त के लिए अच्छा नहीं है, वात के लिए अच्छा, बस इतना ध्यान रखिएगा। फिर आपका दक्षिण के लिए श्रेष्ठ चक्षुष्य बलवर्धन रक्त पित्त प्रशमन न च वात प्रकोपन। फिर पश्चिम दिशा की जो वायु होती है वो क्या होती है, कफ मेद विशोषण सग प्राण क्षय कर। और हमारी उत्तर दिशा की जो वायु होती है क्षीण छत में और या विष में अच्छी तरह से पूजी जाती है, मतलब उसके लिए श्रेष्ठ बोली जाती है। और ये भी अंडरलाइन कर लीजिए, दोषा नाम च अप्रकोपन, ये एआईपीजीटी जैसे में क्वेश्चन पूछा जाता है श्लोक डाल के, आपके पीएससी में नहीं आता है, ये भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। तो ये हमारी जो 20वां चैप्टर था वो खत्म हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, हित अहित इसमें से ना पढ़ के हम चरक वाला पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है। बाकी संयोग विरुद्ध, कर्म विरुद्ध और मान विरुद्ध एक बार क्वेश्चन आया था शायद एआईपीजीटी में मेन पेपर में, तो वहां पे क्वेश्चन से ही पता चल गया था इसका आंसर क्या जाएगा। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, अभी है टाइम, अभी हम देखते हैं हो जाएगा ये भी चैप्टर हो सके तो। नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें स्टार मार्क कर लीजिएगा, चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सर्ण क्रिया काल का वर्णन है जो हम बार बार हम कहीं ना कहीं पेपर में आता है। तो अब सर इसके बाद ये 25 मिनट में हो जाएगा ये वाला चैप्टर हमारा? मैडम देखते हैं जहां तक हो पाएगा कर पाएंगे, नहीं तो क्योंकि फिर 22 वाला कर ले क्या? 22 काफी छोटा है कंपैरेटिवली। देखते हैं मैडम, देखेंगे मैडम। 22 बहुत छोटा है। ठीक है देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। ये चैप्टर बड़ा है लेकिन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये इसमें दो हिस्सा, एक तो वात पित्त कफ के बारे में आया है और दूसरे बारे में अब वो संचय, तो इसलिए इसमें हम इसलिए सर ब्रेकेज में नहीं पढ़ना चाहते इसको। ठीक है ठीक, ठीक है 22वां चैप्टर देखते हैं। 22 ठीक है, आप लोग 22वां चैप्टर निकाल लीजिएगा, ये भी चैप्टर तो इससे भी क्वेश्चन आया है 22वां, ऐसा नहीं कि इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे अब जब हम करेंगे तो 21वां खत्म कर लेंगे। तो निकालिए आप लोग 22वां चैप्टर, इसका नाम है व्रण श्राव विज्ञान अध्याय। तो व्रण श्राव जैसे अब क्या होता है ना, जो भी व्रण होता है ना उसमें कुछ ना कुछ श्राव मतलब निकलते हैं, मतलब लिक्विड। आपको पता है कि कुछ किसी में पस निकल रहा है, किसी में खून निकल रहा है, किसी में क्या निकल रहा है, तो उसी के बारे में थोड़ा वर्णन है, देखते हैं। अब इसके अनंतर व्रण श्राव विज्ञानी अध्याय का वर्णन किया जाता, जैसा कि भगवान दंत, ये वाली चीज है। फिर क्या करें, त्वचा मांस सिरा स्नायु अस्थि संधि कोष्ठ और वर्ण, ये 8 व्रण वस्तु हैं। तो आप इसको बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिएगा कि व्रण वस्तु कितनी है, तो 8 है। व्रण वस्तु का मतलब ये हो गया कि जहां जहां व्रण हो सकता है, त्वचा में हो सकता है, मांस में हो सकता है, सिरा में हो सकता है, स्नायु में हो सकता है, अस्थि में हो सकता है, संधि में हो सकता है, कोष्ठ में हो सकता है, मर्म में हो सकता है। तो व्रण वस्तु आपसे पूछेगा तो क्या हो सकता है, ये 8 व्रण वस्तु आप अंडरलाइन कर लीजिए। त्वचा मांस सिरा स्नायु, त्वचा मांस सिरा स्नायु अस्थि संधि कोष्ठ और मर्म, अति अष्टो व्रण वस्तु, अंडरलाइन कर लीजिए, श्लोक में भी और हिंदी में भी आप ये ध्यान रखिए। तो आप इसको, ये अभी आपके पास सबके बारे में डिटेल आएगा, तो इसलिए आप इसको यहाँ भी नहीं याद कीजिएगा, तो अभी आगे जाके याद करना ही पड़ेगा। व्रण वस्तु का मतलब ये होगा कि कहाँ का व्रण बन सकता है। ठीक है, देखते हैं आगे। उक्त त्वचा मांस आदि में से आदि एक की वस्तु त्वचा में उत्पन्न होने वाली तथा केवल त्वचा को ही भेदन करने वाले व्रण को ठीक तरह से चिकित्सा की जाती है, तथा मांस इत्यादि से उत्पन्न वाले स्वयं ही पकड़ फूटने वाले व्रण दूसरा होते हैं। मतलब कह रहा है कि जो सिर्फ इनमें भी सिर्फ 8 चीज है ना, तो सब त्वचा वाला ही है ना, वो अपने आप ही ठीक हो सकती है, नॉर्मली इजिली ठीक हो जाती है। बाकी जैसे जैसे त्वचा के बाद मांस सिरा ऐसे ऐसे घुसते जाएंगे ना, तो ये पक्के दुख साध्य होते हैं, मतलब इसके अलावा सभी दुख साध्य, ये बोला गया है। इसको अंडरलाइन मत कीजिए, जाने दीजिए। इनमें से दीर्घ, चतुष्कोण, गोल और त्रिकोण, ये संक्षेप से 4 वर्ण की आकृतियां होती है। तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। वर्ण का जो शेप होता है वो कैसा हो सकता है, या तो दीर्घ बड़ा हो सकता है, चतुष्कोण हो सकता है, गोल हो सकता है और त्रिकोण हो सकता है। तो आपसे पूछा जाए कि वर्ण की वस्तु कितनी है, तो आप मतलब यहीं पे लिख लीजिए, वर्ण वस्तु 8 और वर्ण की आकृति 4। वर्ण वस्तु कैसे कितना 8 और वर्ण की आकृति 4, दीर्घ, चतुष्कोण, गोल और त्रिकोण। ठीक है, जो मनुष्य पत्तेकारी आहार विहार करते हैं तथा
सुरक्षित और अनुभवी वैद्यों के द्वारा चिकित्सा कराते हैं, उनके स्तर प्रकार के व्रण शीघ्र ही रोपित हो जाते हैं। ये आपको पता ही है कि अच्छे डॉक्टर से दिखाइएगा तो जल्दी ट्रीटमेंट लीजिएगा, नहीं अच्छे से दिखाइएगा तो बीमारी क्या हो जाएगी, दुचिकित्सीय हो जाएगी। तो इसको भी जाना दीजिए। फिर अधिक छोटे मुख वाला, अधिक चौड़े मुख वाला, अति कठिन, अति, अब मतलब जो जो अति अति अधिक है उसके बारे में बोला गया कि वो क्या है, मतलब ये दुष्ट व्रण के लक्षण, मतलब दुष्ट व्रण, इससे चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। तो क्या क्या जैसे जिसका मुख बहुत छोटा है, अधिक चौड़ा मुख है, बहुत कठिन है, बहुत मुलायम है, बहुत उठा हुआ मांस है, मांसी नहीं है, बहुत ठंडा है, बहुत गर्म है, बहुत काला है, बहुत पीला है, श्वेत रंग में से किसी एक रंग के, तो ये सब क्या दुष्ट व्रण के लक्षण के बारे में बोला गया है। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि जब व्रण, मतलब जब खींचते हैं तो कैसा स्राव आता है वो हमें याद रखना है। एक तो हमने व्रण वस्तु 8 देख लिया कि 8 होते हैं, और व्रण आकृति 4 होती है, वो 2 इम्पोर्टेंट था। बाकी इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। अब सबसे पहले क्या आएगा, त्वचा के व्रण। अगर मान लीजिए त्वचा में व्रण हो जाएगा तो क्या हो सकता है, तो अब इसको हिंदी में देखते हैं। जो हमको लगेगा श्लोक अंडरलाइन करवाना, मैं अंडरलाइन कर दूंगा। अब क्या रहा है, त्वचा मतलब सबसे पहले क्या है, व्रण वस्तु में त्वचा के, मतलब मान लीजिए व्रण हो रहा है तो क्या हो रहा है, त्वचा त्वचा के घिस जाने या छिल जाने पे, आप सोचिए, इमेजिन कीजिएगा कि मान लीजिए आपका किसी का स्किन छिल गया है या घिस गया है, तथा पोरों के स्वयं फूट जाने या विदारित करने पे जल के समान स्राव निकलता है। तो मतलब स्किन जब कटता है तो कैसा स्राव निकलता है, पानी के जैसा। तो आप यहाँ पे अंडरलाइन कीजिएगा, सलील प्रकाश हो। सलील प्रकाश मतलब सलील मतलब जल होता है, प्रकाश मतलब उसके जैसा। किंचित किंचित विस्तरम पीत आभास हो। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, त्वचा में, त्वचा का क्या है, ये त्वक्षु, ये क्या त्वचा के बारे में आया कि त्वक्षु स्फुटेषु, मतलब त्वचा फट गया है या भिन्न हो गया, भेदन हो गया है, विदारण हो गया, तो सलील प्रकाशो भवित्य अश्राव, मतलब पानी के जैसा श्राव होता है। किंचित विस्तर मतलब थोड़ा थोड़ा, मतलब बदबूदार होता, पित्त आभास वाला मतलब पीले कलर का होता है। तो त्वचा का आप अंडरलाइन, वहां पे सिर्फ सलील प्रकाश लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। बाकी हिंदी में देख लीजिए कि जल के समान स्राव होता है, जो कुछ दुर्गंधयुक्त होता है। मैंने आपको बोला कि वहां पे किंचित विस्तरम आया और तथा पीला होता है। तो अब इसमें ये, इसको बस याद रखिएगा कि सलील प्रकाश जल के समान स्राव होता है। ठीक है, तो ये हमारा त्वचा का हो गया। श्लोक के जो मैं बोलूंगा अंडरलाइन कीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाता है सलील प्रकाशो किसके लिए आया है, तो त्वचा के व्रण वस्तु के लिए, फिर व्रण में जो स्राव होता है उसके लिए आता है। दूसरा क्या, मांस में, अगर मांस स्थित व्रण का स्राव घृत घृत के समान गाढ़ा, अब क्या त्वचा से सीधे मांस में आ गया, तो गाढ़ापन बढ़ते जाएगा। मांस स्थित व्रण का स्राव कैसा होता है, घृत के समान गाढ़ा, श्वेत और चिपचिपा होता है। घी कैसा होता है, थोड़ा चिपचिपा होता है। तो घी आप याद रखिएगा तो अपने आप ही चिपचिपा जैसा याद रहेगा। तो फिर यहाँ पे आप श्लोक अंडरलाइन कीजिएगा, मांसगत में सर्पी प्रकाश। ठीक है, बाकी आपको सांद्र श्वेत पिछले याद करने की जरूरत नहीं। आप घी याद रखिएगा तो आपको पता है घी कैसा होता है, थोड़ा चिपचिपा होता है, व्हाइट श्वेत होता है, गाढ़ा होता है। तो सर्पी प्रकाश मांस का अंडरलाइन कीजिए। तो सबसे पहले हमने त्वचा का देखा सलील प्रकाश, दूसरा हमने देखा मांस का, तो मांस में क्या है, सर्पी प्रकाश। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सर्पी प्रकाश वाला तो पता नहीं कितने बार पेपर में आया, अलग अलग पेपर में। फिर सीरा, अब मान लीजिए अब सीरा में क्या होगा, सीरागत सग मतलब तुरंत, छिन्नासु सिरासु रक्त अति प्रवृत्ति। मान लीजिए किसी का वेसल्स फट जाए तो क्या होगा, रक्त की क्या होगी, अति प्रवृत्ति होगी। तो आप इमेजिन कीजिएगा सीरा फट गया जहाँ पे किसी का वो वेन फट गया है, तो रक्त अति प्रवृत्ति। तो आप हिंदी देख लेते, चलिए श्लोक मैं बाद में बताऊंगा। फिर तीसरा हमारा क्या, शिरा स्थित। शिरा के, यदि तत्काल शिरा की कटी हो तो उसमें से रक्त का अधिक स्राव होता है, ये हमको पता है। लेकिन क्या होगा, उस शिरा का पाक हो जाएगा, पाक हो जाने पर जल की नालियों से जल निकलने के स्राव व्रण से पूई का श्रवण होता है। तो आप इसमें अंडरलाइन ये कीजिए, शिरागत में क्या हो रहा है, रक्त अति प्रवृत्ति, और पक्वेसी चु तोयम, पक्वासु च तोयम नाड़ी भी तोय गमन पुयश। तो आप इसमें से बस शिरा का याद रखिए कि पकने के बाद क्या होता है, एक हिंदी में ही अंडरलाइन कीजिए कि आ, सीरा की कटी हो तो उसमें रक्त का अधिक स्राव होता है। ठीक है, अंडरलाइन कीजिए। पाक हो जाने पे जल की नालियों से, जैसे जल की नालियों से जल निकलने के समान व्रण से पूई का श्रावण होता है। तो सीरा में क्या हो रहा है, पकने के बाद क्या होता है, कहीं से भी पूई निकलता है, ये आपको पता है। तो सीरा वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, रक्त अति प्रवृत्ति आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। बाकी ये नहीं है कि पकवासु च तोयम नाड़ी भी तोयगमान पूयश्च, तो इसको आप जाना दे सकते हैं। इसके बाद क्या वो इंपॉर्टेंट है, इसी का सीरा का ये कि
आस्तर वक्षाना तनु तनु वीक्षण पिच्छिल अवलंबी श्याव अवश्याय प्रतिमश। तो आप इसमें पिच्छिल अवलंबी श्याव अवश्याय प्रतिमश याद अंडरलाइन कर लीजिए, ये सिरा के लिए है। ठीक है, ये तीसरा सिरा के लिए ही है। क्या है ये हिंदी में देखते हैं कि इस तरह का स्राव पतला, खंडित, लसदार, गाढ़ा, ओस के समान होता है। तो ओस किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं अवश्याय को ओस बोलते हैं। तो आप सीरा का जैसे हमने त्वचा का अंडरलाइन किया सलील प्रकाशक, मांस का याद किया सर्पी प्रकाशक, सीरा का आप याद रखिए रक्त अति प्रवृत्ति, और दूसरा सीराम का ही याद रखिए कि पकने के बाद क्या होता है पुई के समान निकलता है। उसी में बोला है कि ये इस तरह का श्राव कैसा होता है, पिच्छिल होता है मतलब चिपचिपा होता है, अवलंबी होता है कहीं चिपकने वाला नहीं होता है, श्याव होता है कलर इसका श्याव होता है, अवश्याय मतलब ओस की बूंद की तरह होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अवश्याय की तरह कौन हो रहा है, तो हमारा सिराव का श्राव हो रहा है। तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा सिरा के बारे में। इस श्लोक में ही अंडरलाइन करिए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको सब कुछ हिंदी में बहुत इतना नहीं जाना पड़ेगा। आप श्लोक देखिएगा, चक्षु सलील प्रकाशम, मांस सर्पी प्रकाशम, सिरा का रक्त प्रवृत्ति और अवश्याय, इस तरह से एकदम हिंट करके। फिर चौथा क्या है हमारा, त्वचा मांस सिरा स्नायु। आइए। स्नायु के बारे में क्या बोला, स्नायु से क्या स्निग्ध घन सिंघानक प्रतिमम। सिंघानक क्या होता है, जो नाक और कान से जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है ना उसको सिंघानक करते हैं, ठीक है ना। तो वो सिंह तो स्नायु से कैसा निकलता है हिंदी में देख लेते हैं। स्नायुग्रत व्रण का स्राव चिकना गाढ़ा और नासा से निकलने वाले जो पित्त श्लेष्मा के समान होता है और रक्तयुक्त होता है, इसको जान दीजिए। आप इसमें से स्नायु का बस अंडरलाइन कीजिएगा क्या, सिंघानक प्रतिमम, मतलब सिंघानक किसको कहते हैं आपको ध्यान होना चाहिए, नाक से जो हमारा श्लेष्मा निकला उसके जैसा होता है, वो किसमें, स्नायु में। तो हमारी यह चार हो गया। पहला हमने देखा त्वचा, दूसरा मांस, तीसरा शिरा और चौथा हमने स्नायु देखा। अब क्या, पांचवा अस्थि। अस्थिगतो, अब अस्थि में क्या हो जाएगा, तो अस्थि में का हिंदी में देखते बड़ा है इसमें, अस्थि के टूटने फूटने भीन होने तथा दोषों से विदीर्ण होने पे, किसी तरह भी अस्थि में व्रण हो रहा है तथा दोषों द्वारा अस्थि के भक्षित होने पे अस्थि निसार हल्की तथा धोई हुई सीप के समान हो जाती है तथा उसमें मज्जा स्निग्ध तथा रक्त सहित स्राव निकलता है। तो इसमें आपको अंडरलाइन क्या करना है मैं बता रहा हूँ। अस्थि का किसी तरह से भी छनन भड़न जो भी हो रहा है उसमें क्या होगा, इसमें को आपको अंडरलाइन क्या कर रहा है, निस्सार मतलब अस्थि क्या होगा, निस्सार, उसमें सारी नहीं है, सुक्ति धौत अभिभावती, मतलब जो सीप होता है ना जो मोती होता है उसके समय उसके समान निकल दिखता है वो, ठीक है। तो आप अस्थि के लिए ये वाला अंडरलाइन कीजिएगा, निस्सार सुक्ति धौत, ठीक है। और आपको पता है कि अस्थि अस्थि जब टूटेगा तो क्या होगा, मज्जा, अस्थि के अंदर क्या होता है मज्जा का स्राव होता है तो वो सब निकलेगा। तो ये क्योंकि मज्जा तो कोई हमारा वो नहीं है, व्रण वस्तु नहीं है, तो इसमें कंफ्यूजन होना नहीं है। तो हमको अस्थि का याद क्या करना है, सुक्त धौत, इंपॉर्टेंट क्या है, सुक्ति धौत, मोती के समान। सिंघानक प्रतिबिंब जैसे स्नायु का था, अवश्य जैसे हमारा इसका था सिरा का था, सर्पी प्रकाश मांस का, और त्वचा का सलील प्रकाश है। तो ये हमारा पांचवा अस्थि का हो गया। अब क्या आएगा अस्थि के बाद, संधि। संधि के लिए हिंदी में देखते हैं संधि में क्या कह रहा है। संधि में स्थित व्रण पे संधि को दबाने पे स्राव नहीं निकलता, मतलब ऐसा नहीं कि संधि में अगर मान लीजिए व्रण हो गया तो संधि को दबाने पे व्रण नहीं निकलता है, किंतु संधि को अंग को कुंचन मतलब संधि को इधर उधर हिलाते हैं, आकुंचन प्रसारण करते हैं, तो जोर से खांसने से या प्रवहन करने से तो वहां स्राव चिपचिपा चाशनी के समान तार टपकाने वाला एवं फेन संवाद तथा रक्त से मिश्रित वो निकलता है, स्राव निकलता है। तो आप संधि में क्या अंडरलाइन कीजिएगा, आप ध्यान रखिए कि संधि को दबाने से संधिगत पीड़मानो ना प्रवर्तित, कि पीड़ उसको छू प्रेस कीजिएगा तो नहीं होगा, लेकिन क्या हो रहा है जैसे मूवमेंट कर रहे हैं, आकुंचन कर रहे हैं, प्रसारण कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो वहां से श्राव निकलता है। और श्राव कैसा होता है देखिए यहाँ पे, पिछिल अवलंबी यहाँ भी आया और सिरा में भी आया है, पिछिल अवलंबी यहाँ भी आया है। और क्या कह रहा है, इसको मेन अंडरलाइन कीजिएगा, स फेन पुय, मतलब फेन के साथ क्या होता है रक्त मिश्रित पुय आता है, ठीक है। ये हमारा किसके लिए आ गया, संधि के लिए आ गया। तो संधि का इंपॉर्टेंट क्या है, पिछिल लंबी तो आप इसका भी याद रखिएगा और सिरा का भी याद रखिएगा। अगर आप चाहे तो अलग से लिख सकते हैं, पिछिल लंबी करके सिरा के लिए भी और हमारा संधि के लिए भी है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है संधि के लिए, फेन युक्त मतलब क्या होता है, एक सा ब्लड होता है जो थोड़ा ब्लड फेन होता है और उसमें थोड़ा पस होता है, ये किसके लिए, संधि के लिए होगा। संधि में कब आता है, जब संधि इधर उधर हिलती डोलती है तब आती है। संधि को प्रेस कीजिएगा तो नहीं आएगा, लेकिन संधि जब मूवमेंट होता है तब आता है।
फिर सर लास्ट मेरी क्या? मेरी बुक में ये लाइन नहीं है एक्चुअली, स फेड पूरी करके। नहीं तो ये है मैडम, मतलब आपकी बुक मिस हो गई होगी, बट ये है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। सब आप लिख लीजिएगा कि फेन मतलब फेन युक्त रक्त बाहर आ रहा है, जो फेन में मतलब थोड़ा पस भी है, थोड़ा ब्लड भी है। फिर अब क्या कह रहा है, कोष्ठ में, मतलब कोष्ठ के अंदर व्रण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोष्ठ में क्या होता है, मूत्र होते हैं, पुरुष होते हैं। तो वही कह रहा है कि कोष्ठ में अगर व्रण हो जाएगा तो मूत्र पुरुष कोई आदक बाहर निकलता है। तो ये लास्ट हमारा कोष्ठ के लिए हिंदी में देख लेते हैं कि व्रण के कोष्ठ स्थित होने पर उसमें रक्त, मूत्र, मल, पूय, जल टपकते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सॉरी, ये छठा था हमारा। कौन सा छठा था, संधि वाला छठा था। सातवां हमारा कोष्ठ था। कोष्ठ का आप ध्यान रखिए, कोष्ठ में क्या होते हैं, मल मूत्र होते हैं, तो वही बाहर आ जाते हैं। लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है, मर्म है। मर्मगत अगर वर्ण होगा तो क्या होगा, मर्म में बस सिंपल सा कि मृत्यु हो जाती है। मर स्थानों में वर्ण के होने पर उनके समावित अगाधिक वर्ण के अंतर्गत हो जाने से प्रत्येक, मतलब वो हो गया कि मर्म का कुछ अलग से वर्णन नहीं है, तो आपको मर्म का याद नहीं करना है। आपको मेन, आपको पता है किसका याद करना है, ये मतलब आप मान के चलिए कि आप कोष्ठ वाला भी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि कोष्ठ वाला आपको पता है कि हाँ मूत्र पुरुष कोष्ठ में रहता है, तो वही बाहर आएगा। आपको मेन याद करना है ये छह होगा, त्वचा का सलील प्रकाश, मांस का सीरा प्रकाश, सीरा का रक्त अति प्रवृत्ति, और स्याव अवश्य प्रतिमश, मतलब कि ओष की बूंद के समान। पिछिल अवलंबी शिरा के लिए भी आया है और संधि के लिए भी आया है। स्नायु का सिंघानक प्रतिमा, अस्थि का निसार सुक्त धौत, और हमारा लास्ट जो है संधि में क्या, सफेन पूरी रक्त। तो ये हमारा यही छह याद रखना है, और यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप इसको जाने, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, तो उसका आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। अब त्वचा, मांस, शिरा, स्नायु आदि जो व्रण के उत्पन्न होने के 8 स्थान है, उनको होने वाले स्राव। अब ये बहुत सारे इसमें डिटेलिंग है, तो यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, और आप याद भी नहीं कर पाइएगा, और मैंने आज तक कभी याद नहीं किया क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल है। तो आप इसको काट शुरुआत दीजिए। पिकअप के आधार पे दिया हाँ, था। वो काट दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, ठीक है, नहीं आया ना, कभी पेपर में नहीं आया है। अच्छा क्वेश्चन बनना चाहे तो बन जाएगा, बट कभी पूछते नहीं, क्योंकि उनको पता है कि इतना बच्चा कहाँ पढ़ पाएगा। अब हर दोष के अनुसार किस में क्या क्या निकलेगा वो याद करना पॉसिबल नहीं है। अब जो मैं बोलूंगा वो अंडरलाइन कीजिएगा। पक्वाशय में पुलोदक के समान निकलने वाला स्राव असाध्य होता है। रक्ताशय से क्षारोदक का समान निकलने वाला स्राव असाध्य होता है या वर्जित है। इसी तरह अमाशय और त्रिक संधि से मटर के यूज के समान स्राव असाध्य होता है। तो आप ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है, ये स्टार मार्क कर लीजिएगा कि मान लीजिए पक्वाशय से अगर पुलोदक के समान, पुलोदक के समान अगर मान लीजिए ऐसा लग रहा है कि स्राव है, तो असाध्य। रक्ताशय से क्षारोदक के समान जो स्राव निकल रहा है वो असाध्य है। और अमाशय और त्रिक संधि से मटर के यूज के समान जैसा स्राव निकलता है, अमाशयात कलाय अमूल। तो या अमाशय कर लीजिए या त्रिक संधि कर लीजिए, उसमें कलाय के समान अगर स्राव हो रहा है तो असाध्य होता है। तो आप इसको ये छोड़ के आप इसको अंडरलाइन कीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, फिर इसके आगे का जो श्लोक है, व्रण की वेदना का वर्णन करते हैं। तो ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि व्रण में देखते हैं, तोड़न, भेदन, ताड़न, छेदन, आयमन, व्रण के भीतर मथने के समान, विक्षेपन, चुमचुमायन, अभ्भंजन, विदारण। तो ये मतलब बहुत सारी डिटेलिंग है, इतने डिटेल में हमसे नहीं पूछेंगे। ये एक्चुअली ये दोष के अनुसार है कि मतलब कि दोष में अगर इस दोष का इन्वॉल्व है, कैसा वेदन होगा, कैसा होगा, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब इसके आगे भी बहुत, ये चैप्टर में बहुत कुछ है जहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया था, ये वाला पार्ट जो था ये था। ये वाला भी पार्ट इम्पोर्टेंट है, अगर इससे क्वेश्चन बनाना चाहे तो आ जाएगा, लेकिन कोई बना ही नहीं रहा है। बाकी इससे क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ से कौन सा जो कैसा स्टाफ होगा जो असाध्य होगा। फिर लास्ट लोग देखते हैं क्या कह रहा है। अब इसके अंदर व्रणों के कर्मों का वर्णन करते हैं। वायु के द्वारा दूषित व्रण भस्म, कपोत और अस्थि के समान होता है, तथा स्पर्श में कठोर, कुचला और काला होता है। अब कह रहा है कि मतलब देख, इसमें आप ये अंडरलाइन कीजिएगा कि भस्म, कपोत, अस्थि वर्ण, ये किससे होता है, मारुतज्ज। मारुत मतलब वायु से मिला हुआ जो व्रण हो रहा है वो कैसा हो रहा है, भस्म, कपोत, अस्थि वर्ण के समान, ठीक है। बस इसको अंडरलाइन लीजिए, बाकी आपको पता है वात वाला कैसा होगा, अरुण होगा, कृष्ण होगा। नील, पीत, हरित, श्याव, कृष्ण, रक्त, कपिल, पिंगल। कपिल इति रक्त, मतलब पित्त या रक्त से दूषित व्रण। श्वेत, स्निग्ध, पांडु, श्लेष्म। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं। भस्म, कपोत का बस पता होना चाहिए कि भस्म, कपोत, अस्थि वर्ण किसके लिए गया है, वायु से मिश्रित वर्ण जो है, ठीक है। बाकी आपको भी इनसे पता चल जाएगा। कपिल, पिंगल थोड़ा सा आपको दिमाग लगेगा कि नहीं काम कर रहा, तो पित्त का याद रखिए, पी से पिंगल, पी से पित्त।
बाकी इसमें कुछ नहीं डालने दीजिए। ये भस्म कपोत वाला बस इंपॉर्टेंट है। उस प्रकार से वात आदि जन्य वेदना और व्रण का जो संग्रह किया गया वो केवल व्रण का ही नहीं किंतु व्रण की तरह वात आदि सर्व प्रकार के सुखों में ही समझना चाहिए। छोड़ दीजिए। तो ये श्लोक में इस चैप्टर का जो 22वां चैप्टर था, व्रण श्राव के बारे में गया। तो व्रण श्राव में सबसे पहले व्रण वस्तु, जहां जहां व्रण बन सकता है वैसी चीजें 8 चीजें हैं। और व्रण के प्रकार कितने होते हैं? 4 होते हैं। व्रण की आकृतियां कितनी थी? 4 होती हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि व्रण की आकृतियां क्या क्या होती है, दीर्घ, चतुष्कोण, गोल और त्रिकोण। फिर बाकी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। और बाकी एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको मिलेगा पुराने पेपर में यहाँ से कि कौन वाला असाध्य है। बाकी फिर और क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ठीक है, तो ये हमारा 22वां चैप्टर था जो खत्म होता है। आज हमने 3 चैप्टर देख लिया। आज वाले चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन हाँ नेक्स्ट जो हम 21वां चैप्टर देखेंगे वो इंपॉर्टेंट रहेगा। 22वां थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो हमने देखा था किससे क्या श्राव निकल रहा है। ठीक है।